हे गाइस, टावर ऑफ गॉड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम अभी देख रहे हैं नेक्स्ट आर्क को, जहाँ पर हम पहुंचे हैं बे लॉर्ड यामा के पास। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बैम लॉर्ड यामा से कहता है कि उसे डैंग डैंग को फ्री करना पड़ेगा अगर बैम डैंग डैंग को यामा के पास लेके आता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर का कॉन्वॉय भी केज के अंदर आ चुका है। तो अब देखते हैं स्टोरी में आगे। केज के गेट नंबर 2 पे हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा सा ब्लैक बॉक्स होता है जिसपे अलग से 6 आंखें बनी होती हैं और उसके अंदर होता है एल्डर का दूत। और उसे वेलकम करने के लिए यामा अपनी जगह अपने 2 आदमियों को भेज देता है। एल्डर के इस दूत के साथ कुछ और भी आदमी होते हैं जिनमें से हम देख पाते हैं कि इनमें से एक एप्पल, दूसरा माइकल और तीसरा उनका खास वेपन है। और तभी एल्डर का एक आदमी आगे बढ़कर यामा के इस नौकर से पूछता है कि हमें लेने के लिए यामा खुद क्यों नहीं आया। यह सुनकर यामा की डॉग उसको जवाब देती है कि उसके पास कुछ और खास गेस्ट है जिनको वो देखने के लिए गए हैं। जिससे सुनकर एल्डर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज जाता है और उससे पूछता है कि एल्डर के दूध से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कौन हो सकता है। जिस पर उन्हें बताया जाता है कि वो अभी स्लेयर कराका और स्लेयर कैंडिडेट ज्यू व्यूल ग्रेस के साथ है। जिसे सुनकर एप्पल अपने मन में सोचता है, अच्छा तो हमसे भी पहले पहुंच गए यहाँ। वही सीन वापस फोकस करता है बैम और यामा के कन्वर्सेशन के ऊपर, जहाँ वो बात कर रहे थे कि कैसे यामा एक ठग है जो कि इस पूरी जगह को एक गैंग की तरह चलाता है और उन लोग कंट्रोल करता है उनके हर डिसीजन लेने के लिए। और वो सभी लोग एक तरीके के गुलाम है और अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यामा इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें मरने आए हो? जिसका बैम सिंपल सा आंसर देता है, नहीं। यामा हंसते हुए बैम से कहता है कि मैंने सुना तो था कि तुम थोड़े से हिले हुए हो, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा ऐसे हो। क्या सारे इरेगुलर तुम्हारे जैसे ही होते हैं? इसके साथ ही यामा एक पंच बनाता है और उसके बाद हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छा है, मुझे वैसे भी कमजोर लोग पसंद नहीं, लेकिन तुम एक स्लेयर कैंडिडेट हो तो इसीलिए तुम जो कह रहे हो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम यहाँ पे अपने मास्टर जिनसुआ को बचाने के लिए आए हो, है ना। लेकिन अपने ऐसे जिद्दी बिहेवियर के साथ तुम सारे समझौतों की होने वाली पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर सकते हो, तुम ये भी जानते हो ना। तो तुम आगे क्या करने वाले हो स्लेयर कैंडिडेट? तुम जरूर इतने बुद्धू तो नहीं होगे कि तुम बिना किसी प्लान के मुझसे सीधे फाइट करना शुरू कर दो। जिसे सुनकर बैम उससे कहता है कि मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ लॉर्ड यामा, जिसके बदले में तुम डैंग डैंग की आज़ादी दोगे। इस शर्त की बात को सुन के यामा और काका सभी चौंक जाते हैं और बैम अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि मैंने डैंग डैंग से सुना था कि तुम कैनियन टूथ फेस्टिवल के अंदर डैंग डैंग को मेन अट्रैक्शन बनाना चाहते हो, और जो भी रगरेट इस फेस्टिवल में सबसे मेन बंदा होता है उसे कैनियन टूथ फेस्टिवल में एक दांत को पूरे दिन के लिए बचाना होता है बाकी लोगों से, और अगले दिन आधी रात से पहले उसे वहीं रखना होता है जहाँ वो पहले से था। बैम अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो वीडियो कराका ने तुम्हें दिखाई थी वो कल की थी, और थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त चुपके से डैंग डैंग को केज के अंदर लेके आ गए हैं और वो यहीं कहीं कहीं छुपा हुआ है। और हमारी शर्त ये है कि जैसे नॉर्मल कैनियन टूथ फेस्टिवल के अंदर लोग उस दांत को डिफेंड करते हैं, वैसे ही हम भी डैंग डैंग के साथ मिलकर इस फैन को डिफेंड करेंगे। और अगर कल रात से पहले हम इसको डिफेंड करने में कामयाब रहते हैं और तुम्हें वो चीज़ वापस ला के दे देते हैं तो हम जीत जाएंगे, और जो भी हारेगा वो विनर की सारी बातें मानेगा। तो तुम्हें क्या लगता है? यामा ये सारी बातें सुनकर उससे कहता है, तो तुम चाहते हो तुम इस फैन को डिफेंड करने के ऊपर मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो? जिसे सुनकर मैम कहता है, हाँ, लेकिन बदले में तुम्हारे आदमी कोई भी टीम चूज कर सकते हैं जैसा कि हर साल कैनियन टूथ फेस्टिवल में होता है। इसे सुनकर गार्डो के आदमी काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं और यामा बहुत ही तेज हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी तेज होती है कि पूरा पूरा केज हिलने लगता है। कराका बीच में पीछे से कहता है कि यामा रुक जाओ, स्लेयर कैंडिडेट ने इन सभी चीज़ों के बारे में मुझसे पहले कोई भी बात नहीं की। लेकिन यामा कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाऊंगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम डैंग डैंग को अपने साथ ले आ सकते हो और मैं वो सभी चीज़ें करूँ जो तुम कहोगे। मैम भी चीज़ को सुनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन यामा अपनी बात को कंटिन्यू कहता है, यप, लेकिन अगर तुम हारे तो मैं डैंग डैंग को अपना वापस फाइटिंग डॉग बना लूँगा और तुम्हारी भी कोई हेल्प नहीं करूँगा चार्ट से लड़ने में। इसी के साथ यामा बैम के बहुत ही नज़दीक आ जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है, डैंग डैंग की आज़ादी और जिनसुआ की ज़िंदगी तो खो गई, साथ में तुमसे तुम्हारा थ्रोन भी छीन लूँगा। और अपने दांत दिखाते उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी हड्डियों को चबा दूंगा, इसलिए तुम तैयार रहना जी व्यूल ग्रेस इस शर्त के लिए। और इसी के साथ बैम और कराका की मीटिंग यामा के साथ ख़त्म हो जाती है और वापस लौटते हुए पुल पे कराका बैम से पूछता है कि ये सब क्या था व्यूल, और तुमने उसे इस तरह से भड़काया क्यों? हम सिर्फ यहाँ पे यामा की हेल्प मांगने के लिए आए थे और तुमने इसके बारे में मुझे एक बार भी पूछा भी नहीं। बैम यहाँ कहता है कि हमारे गोल बहुत ही अलग हैं, डैंग डैंग की आज़ादी और हमारे गोल बहुत ही डिफरेंट इशू हैं। मैं अपने मास्टर जरूर बचाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो जिंदगी भर के लिए कैदी बन के रह जाए। ये सुनकर कराका अपने मन में सोचता है कि तुम पागल हो, तुम जानते नहीं यामा कितना खतरनाक है। इसी के साथ ही कराका वहाँ से वापस लौटने लगता है, ये कहते हुए कि व्योल जैसा तुम्हारा मन में आए वैसा करो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, और गलती से भी अगर मैंने डैंग डैंग को पकड़ लिया तो मैं यामा के साथ उसी समय डील कर लूँगा।
मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रहने वाला। वहीं इसी सेम टाइम पे हम शिविशो की टीम को भी देखते हैं जो कि बिजनेस एरिया में होते हैं केज के, जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर और कैनिन लोग होते हैं जिनको देख के वो कहते हैं कि बहुत ही अमेजिंग जगह है। शिविशो इस सुंदर बिल्डिंग को देख के कहता है कितनी सुंदर जगह, यामा की मीट पर सूट नहीं करती। लेकिन हार्ट्स कहता है कि माड्राको ने हमें बताया था कि यामा सबसे अमीर फक्स प्लेयर में से एक है क्योंकि वो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। जिस पर हार्ट्स उससे पूछता है कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ये क्या होता है। शिविशो से एक्सप्लेन करता है कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में एक तरीके की लड़ाइयाँ होती है कैनिन लोगों के बीच में, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत पैसा देते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे सट्टे लगते हैं और उसका फ़ायदा एक तरीके से यामा को ही मिलता है और इसीलिए ताकत एक तरीके के पैसे की वैल्यू रखती है इन फाइटिंग डॉग के बीच में। हार्ट्स भी इस चीज़ को सुन के सोचता है कि इसीलिए लगता है सारे फाइटिंग डॉग हर टाइम एक्सरसाइज करते रहते हैं, अपनी बॉडी को रेडी रखते हैं। जब हम देख पाते हैं फाइटिंग डॉग को जो कि डंबल मार रहा होता है और ये डॉग इन लोग का गाइड होता है जिसका नाम होता है ज्यूगांग। इन्हें बताता है कि केज में सब कुछ पावर ही है और पावर ही पैसा है। और इसी के साथ वो इन्हें आगे एक्सप्लेन करता है कि केज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो प्योर ह्यूमन जो कि तुम्हारे जैसे होते हैं, उसके बाद और ये कैनिन लॉर्ड्स को कुछ खास पावर मिली होती है यामा और उनके भाइयों से जिसको हम एंशिएंट पावर कहते हैं। और तीसरे होते हैं हमारे जैसे टुटपुंजी लोग जिन्हें ये लोग मट कहते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं होती और हम टावर में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं सेटल होने के लिए। और इन तीनों लोगों में से कैनिन लॉर्ड जो होते हैं केज के लीडर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस फेस्टिवल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि यही एक मौका होता है जब हम अपनी पावर को दिखा सकते हैं और लीडर बन सकते हैं, हम बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। ये सब कहते हुए वो गाइड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जिसको देख के शिविशो थोड़ा सा जेब जाता है। वो गाइड एक्साइटेड होकर ये भी कहता है कि यही वो टाइम होता है जब हम बहुत सी सारे लॉर्ड कैनिन को देख पाते हैं आपस में लड़ते हुए, जिनमें से कुछ लोग फैन को डिफेंड करते हैं, वहीं कुछ लोग उसे चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक बहुत ही बड़ा मेन इवेंट होता है जो कि इस फेस्टिवल का सबसे खास चीज़ है और वो है लॉर्ड गार्डो और लॉर्ड कांजन के बीच में फाइट। लॉर्ड कांजन तीसरे नंबर पे आते हैं स्ट्रॉन्ग होने के मामले में, वहीं लॉर्ड गार्डो सेकंड नंबर पे आते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग होने के मामले में। और पिछले कई सालों से लॉर्ड गार्डो और लॉर्ड कांजन आपस में लड़ाई कर रहे हैं दोनों ही टीम्स में होने के बाद, लेकिन हर बार लॉर्ड गार्डो ही जीतते हैं। साथ ही वो आगे बोलता है कि सुनने में आ रहा है कि एक अफवाह है कि इस बार लॉर्ड गार्डो का बेटा इस फाइट में पार्ट लेने वाला है और ये सबसे तगड़ी फाइट होने वाली है समय तक की। और इसीलिए मैं भी उसी के ऊपर सट्टा लगाने वाला हूँ क्योंकि उसका बेटा है तो ज़रूर लॉर्ड गार्डो अपने बेटे की मदद करेंगे उसे जिताने में और मेरे पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। वही शिविशो इस इन्फॉर्मेशन को सुन के मन में सोचता है कि लोगों ने यहाँ पे डैंग डैंग के बारे में सुना तो ज़रूर है लेकिन देखा नहीं है और ये चीज़ हमारे फेवर में काम कर सकती है। लेकिन साथ ही वो सोचता है कि हम यामा के इलाके के अंदर हैं, यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं और एक बार अगर लोगों ने इसे पहचान लिया तो फिर हमें यहाँ से बच के निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो इससे हमें बहुत ही अच्छा प्लान बनाना होगा। वहीं सामने की कैफ़े में बैठे हुए 2 लोग इनको देख रहे थे और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि ब्लिट्स और उसका साथी था और वो इन्हें पहचान जाते हैं। वही सीन वापस फोकस करके कून, रैक और उनकी टीम को दिखाता है जहाँ पे कून को ये मैसेज मिला होता है वैन से कि डील यामा के साथ हो चुकी है, जिसे सुनकर डैंग डैंग भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि यामा की पर्सनैलिटी में अगर कोई इसे डायरेक्ट चैलेंज करता है तो उसका जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल है। वहीं कून डैंग डैंग से पूछता है क्या तुम इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो? मैं जानता हूँ ये सब चीज़ तुम्हारी आज़ादी को मिलवाने के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा करते हो, तुम यामा को अपनी पीठ दिखा के यहाँ से भाग रहे हो एक तरीके से, तो इससे क्या तुम्हारी फैमिली बहुत मुश्किल में नहीं पड़ सकती? लेकिन डैंग डैंग कहता है नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और मैं बस अपनी और लुई की आज़ादी चाहता हूँ। इसी के साथ हमें कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जहाँ हम देखते हैं हाई राइज बिल्डिंग के बीच में कोई ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि डैंग डैंग वापस आ गया और हमें दिखाया जाता है लॉर्ड केंजोंग का रूम जहाँ हम रेगुलर एडना के बॉस और उस इंटर्न को देख पाते हैं जो किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि डैंग डैंग वहाँ से भाग गया। ये सुनकर लॉर्ड केंजोंग की बेटी जो कि वहाँ खड़ी होती है उनसे पूछती है मुझे तो लगा था वो खो गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर ये डॉग उसे बताता है कि मुझे लॉर्ड केंजोंग ने कहा था कि डैंग डैंग को तब तक छुपा के रखना है जब तक कैनन टूथ फेस्टिवल ख़त्म नहीं हो जाता, लेकिन मैं ऐसा करने से पहले ही वो ज्यूल ग्रेस उसे वहाँ से छुड़ा के ले गया। ये सुनकर लॉर्ड केंजोंग की बेटी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसका नाम होता है कैन होंग, ये एक C रैंक रेगुलर होती है और उसके पास बहुत ही खतरनाक बॉडी होती है। ये अभी भी एक जिम में होती है, चाहे एक्सरसाइज कर रही होती है। वहीं ये डॉग अब उससे माफ़ी भी मांगते ही कहते हुए कि मेरे जैसा एक सामान्य सा रगरेट कैसे जान सकता है कि वो एक स्लेव नॉमिनी था और उसके सामने कैसे टिक सकता है। यहाँ पे कैन होंग उस इंटर्न से पूछती है तुमने तो स्लेव कैंडिडेट को देखा है, क्या सही में उसमें कुछ खास बात है? उसके बाद कैन होंग को सोचते कहती है हाँ, तो अब इसमें स्लेयर कैंडिडेट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये तो और भी अच्छा है। अब मुझे फादर की भी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद से डैंग डैंग को और स्लेयर कैंडिडेट को दोनों को बीट करूँगी और इस कैनिंग टूथ फेस्टिवल की स्टार बन जाऊँगी।
वही स्टोरी वापस फोकस करती है यामा के दरबार पर, जहाँ पर अब एल्डर का दूत या यामा से मिलने आता है। वो उससे पूछता है कि मैंने न्यूज़ सुनी है लॉर्ड यामा कि आप स्लेयर कैंडिडेट के साथ कोई शर्त लगाने वाले हो, क्या ये सही बात है? जिस पर यामा हाँ में जवाब देता है। दूत अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए पूछता है, तो आप ऐसी बेवकूफ़ी भरा शर्त उसके साथ क्यों कर रहे हो? आप सीधे भी कह सकते थे कि आप उसकी मदद नहीं करने वाले, और वैसे भी जिनसुआ ने ये परेशानी अपने ऊपर खुद ही मोल ली है, हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। उसके दिमाग में से आइडिया आने ही नहीं चाहिए थे कि एक रेगुलर को स्लेयर कैंडिडेट बनाना चाहिए, और ये सब उसने अपने खुद के लालच की वजह से किया है। क्या आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते हो? लेकिन यहाँ हंसते हुए कहता है कि अपने काम से मतलब रखो, और कल क्या होने वाला है ये मैं तय करूँगा। तुमसे अपने मतलब से बात करो कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, और वैसे भी ऐसे चैलेंजिंग शर्त मुझे बहुत ही पसंद है। और क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं हार जाऊँगा? एक कहते हुए यामा एक बहुत स्कैरी फेस बनाता है, लेकिन दूर डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बैठ के देखने वाला हूँ आपको जीतते हुए। लेकिन एल्डर यहाँ पे एक और प्रपोजल देता है। वो कहता है कि मैं अपने साथ अपने कुछ आदमी लेके आया हूँ, हम भी चाहते हैं कि हम इस फेस्टिवल में पार्ट लें, और मेरे आदमी अगर इस बैट को जीत जाते हैं उस फैंग शू चुराने में, तो आप जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, है ना? इसके ठीक कुछ घंटों बाद हम आधी रात से ठीक 10 मिनट पहले बैम को देखते हैं, जो कि ध्यान लगा के अपने शिंशु को और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा होता है। मम्मी से कॉल पे सुनाई देता है, जो बता रहे थे कि उनकी टीम फैंग को चुराने जा रही है, और इससे कंफर्म करते हैं कि यामा ने अभी तक कुछ भी अजीब तो नहीं किया। जिसके जवाब में बैम कहता है कि नहीं, यामा तभी कुछ करेगा जब हम एक बार फैंग को चुरा लेंगे आधी रात को, क्योंकि यही रूल्स है कैनिन टूथ फेस्टिवल के। सामने से कोन कराका के बारे में भी पूछता है, लेकिन बैम कहता है कि नहीं, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो शायद हमारे खिलाफ भी काम करने लग जाए। लेकिन मैं कराका से फाइट नहीं करना चाहता अभी। वहीं कून कहता है कि हमें अपना बेस्ट देना होगा, और बैम भी हंसते हुए कहता है, हाँ मैं सारे दुश्मन पर नजर रखने की कोशिश करूंगा, गुड लक डैंगडंग को, और तुम उस फैंग को चुराने के लिए पूरी कोशिश करो। कून उसे केयरफुल लेने के लिए कह के कॉल रख देता है, और हम बैम के पीछे एक बहुत ही बड़ा शिंशु बॉल देखते हैं जो कि उसने ध्यान लगा के जमा किया होता है। लेकिन तभी बैम को कोई दूर खड़ा दिखता है, जिससे पूछता है कि कौन है वहाँ, और हम किसी को आते हुए देख पाते हैं, और उसको देख के बैम का रिएक्शन बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि घोस्ट था, और वो आने के साथ एक बहुत ही खतरनाक पर्पल शिंशु से अटैक करने वाला होता है, जिसे बैम पीछे हट के बच जाता है। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ये यहाँ क्या कर रहा है, और हम घोस्ट के बहुत ही खतरनाक दांतों को भी देख पाते हैं। मैम को ये समझ नहीं आ रहा था कि लास्ट मैंने इसको फ्लोर ऑफ टेस्ट पे देखा था, उसके बाद मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना, तो आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है यामा के इलाके में? और यही सेम सवाल बैम घोस्ट से ही पूछता है, लेकिन घोस्ट की चीज़ का जवाब दिए बिना ही एक और शिंशु अटैक की तैयारी करने लगता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, जिसको देखिए बैम भी समझ जाता है कि बहुत ही पावरफुल अटैक होने वाला है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले ही स्पेयर बेरर था, तो क्या इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और एक फिशरमैन बन गया, क्योंकि इस तरह शिंशु अटैक कोई फिशरमैन ही कर सकता है, और ये किसी भी सी रैंक रेगुलर से ज़्यादा पावरफुल है, जिसको आज तक बैम ने कभी फेस किया हो। वहीं पर हम कैनिन टूथ फेस्टिवल के उस जगह को देख पाते हैं जहाँ पे पूरा गेम होने वाला था। यहाँ पर डैंगने और कून पहुंच चुके थे, और कून डैंगने से पूछ रहा था क्या ये वही फैंग है। कून अपने माइंड में ये भी सोच रहा था कि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है, इसका मतलब इसके नीचे जो मॉन्स्टर सो रहा है वो भी बहुत ही बड़ा होगा और बहुत ही पावरफुल भी होगा। लेकिन डैंगने उसे बताता है कि कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये फैंग्स भी रियल फैंग से बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। और तभी आधी रात हो जाती है, और कून डैंगनिंग से पूछता है तो टाइम हो चुका है, हमें इस फैंग को चुरा लेना चाहिए। जिस पे डैंगनिंग कहता है हाँ, तुम अपने लाइट हाउस का यूज़ करके उसको इसमें छुपा सकते हो, और कल आधी रात को यामा को अपने लाइट हाउस में से इस फैंग को निकाल के दे सकते हो। कून ऐसा करता, तभी उसके पीछे से एक कानों में आवाज़ पड़ती है जो कह रही होती है कि तुम हमेशा की तरह बिल्कुल राइट टाइम पे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा टाइम के पक्के हो हमेशा की तरह। और कून यहाँ पे देखता है माइकल, रेचल और एप्पल को हंसते हुए। तो अगर आपको ये टावर ऑफ गॉड की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें पता लगेगा कि आखिर एप्पल, माइकल ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और कौन अब क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बैम पे घोस्ट ने अटैक क्यों किया है, और वो फ्लोर ऑफ टेस्ट के बाद यहाँ पर क्यों आया है, और आखिर एल्डर के दूत के क्या प्लान है।